नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ है, एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन रंगकर्मी की अगर मैं बात करूं, सिनेमा से जुड़े हुए, थिएटर से जुड़े हुए, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़े हुए, ही इज अ स्पोर्ट्समैन, ही इज एविड एजुकेशनिस्ट, ही इज मीडिया कम्युनिकेटर, ही इज व्हाट नॉट। स्वागत करती हूँ अजीज कुरैशी सर का। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। काजल जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक ही सेंटेंस में इतने सारे पद्मश्री दे दिए मुझे। सर मेरे लिए इतनी इमोशनल मोमेंट है कि आप इस वक्त यहाँ सामने बैठे और मैं आपसे बात कर रही हूँ, और मैं आपको ये जितने भी लोग हमें देखेंगे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि सर इस मतलब जब दिल्ली में आई थी नई नई और मुझे कोई भी नहीं जानता था, तब इप्टा वाज लाइक माय फैमिली, और इतनी मोहब्बत मिली इप्टा से, इतना प्यार मिला सर आपसे कि कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं समझी। मेरा एक तरह से दूसरा घर बन गया था इप्टा। तो ये मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है सर कि मैं आपके साथ हूँ। देखो, मकनातीस जो होता है ना, मैग्नेट, वो अपने आप में दूसरों को चिपका लेता है। तो तुम्हारी खूबी यही है कि तुम अपने आप में मैग्नेट हो, मकनातीस हो, लोग तुमसे आके चिपक जाते हैं। इतनी अच्छी शख्सियत है। सर बहुत शुक्रिया यहाँ हमारे आने के लिए। इट्स लाइक ए फैमिली, आई एम टॉकिंग टू अ फैमिली मेंबर। ओके, माय प्लेजर। सर जैसा कि हमारे शो का फॉर्मेट है कि जितने भी यंग परफॉर्मर्स हैं, खासतौर पे थिएटर से जुड़े हुए, जो ऐसा आजकल का माहौल चल रहा है मायूसी भरा, तो हमारी ये कोशिश रहती है जो हमारे यहाँ शख्सियतें आती हैं, उनकी जो जर्नी है लाइफ की बहुत इंस्पिरेशनल रहती है, वो जर्नी उन यंग परफॉर्मर्स तक पहुंचे जिससे वो इंस्पायर हो सके। तो मैं चाहूंगी जो आपकी कला के से जुड़ी हुई, खासतौर पर थिएटर से जुड़ी है, आप स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, आपकी जो जर्नी मैं चाहूंगी कि वो आप हमसे शेयर करें। पहले तो इस बात का शुक्रिया कि तुमने एक शख्स को शख्सियत बना दिया, एक आदमी को शख्सियत बना दिया। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर। और छोटी सी जर्नी ये है कि मैं ये असल में मैं बेसिकली स्पोर्ट्समैन था, फुटबॉल खेलता था, एथलीट था स्कूल में। 1967 में गालिब सेंटेनरी हुई तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने दिल्ली के कुछ थिएटर के जो सीनियर थे उनसे कहा था गालिब पे प्ले करें। तो मैं तो फुटबॉल खेलता था, तो मेरे कोई दोस्त थे, तो उसमें एक प्ले शीला भाटिया को भी करने को मिला। गालिब कौन है? अच्छा, थिएटर करने का शौक जरूर था। तो एक साहब रईस मिर्जा थे जो आपके रेडियो के आर्टिस्ट भी थे, ब्रॉडकास्टर भी थे, एंकर भी थे। वो मुझे शीला भाटिया के ले गए। शीला भाटिया जी ने इंटरव्यू वगैरह किया, कुछ पढ़वाया। पढ़वाया क्या, उनकी मजबूरी थी, उर्दू बोलने वाले लड़के लड़कियां कम थे, तो जैसा भी है, तो उन्होंने प्ले दिया। तो वो मुझे कुछ किसी नवाब का रोल देना चाह रही थी, मगर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा पड़ा, मैंने कहा नहीं, मुझे ये गालिब के नौकर कल्लू का रोल दे दीजिए। तो कल्लू बड़ा लॉयल, वफादार, स्टूपिड था, तो वो रोल करने में मुझे बड़ा मजा आया। तो वहां से थिएटर की लत लग गई। और उससे पहले टेलीविजन में मैं यूथ प्रोग्राम करता था, स्पोर्ट्स प्रोग्राम एंकर करता था, और वहाँ का कैजुअल ड्रामा आर्टिस्ट था। तो वो ड्रामे ड्रामे मैं करता था उनके यहाँ, ऑफ एंड ऑन। फिर एक जमाने में टेलीविजन ने ये स्कीम खोली कि प्राइवेट प्रोड्यूसर भी अपने प्रपोजल दे सकते हैं। तो हमने भी 2-3 प्रपोजल डाल दिए, तो हमारे भी 2-3 सीरियल पास हो गए। इस तरह हम प्रोड्यूसर बन गए। और शोहरत मिली हमें हम लोग से। हम लोग उस जमाने का बड़ा मास्टरपीस था। एक ही सीरियल था जो पूरे हिंदुस्तान में एक वक्त में देखा जाता था। तो हम लोग में मुझे एक रोल मिला इंस्पेक्टर खान का। तो वो रोल किया, वो बड़ा कामयाब रहा। इस तरह वो मैं स्पोर्ट्स छोड़ के थिएटर के साथ साथ टेलीविजन भी किया। फिर मैंने 4-5-6-7 प्रपोजल डाले दूरदर्शन में, अप्रूव हो गए, तो हम टेलीविजन प्रोड्यूसर बन गए। और फिर हमने उस पे ड्रामे के साथ साथ पॉलिटिकल प्रोग्राम भी किए, क्योंकि उस जमाने में प्रोड्यूसर कम थे और दूरदर्शन का टाइमिंग पहले सिर्फ 2-2.5 घंटे का टेलीकास्ट होता था। आहिस्ता आहिस्ता वो 4 घंटा हुआ, 5 हुआ, फिर 24 आवर्स हुआ। एक स्टेशन था, फिर उसके हर जबान में स्टेशन हो गया, उर्दू चैनल अलग अलग हो गया। तो इस तरह टेलीविजन के एक्सपेंशन के साथ साथ हमारा भी भला होता गया, हम भी प्लेस करते गए, सीरियल करते गए। क्या बात सर, क्या बात। सर आप एक स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं और अपने इंडिया को प्रेजेंट भी किया है, रिप्रेजेंट किया है, तो उसके बारे में आपसे जरूर जानना चाहूंगी। सेंट स्टीफन से आप आए, फिर जाकिर हुसैन कॉलेज, मैं वो भी आपसे जरूर जानना चाहूंगी। रंगकर्मी तो आप हैं ही। फुटबॉल में खेलता था, तो मैं सेंट स्टीफन कॉलेज में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में था। तो
दिल्ली स्टेट में खेलता था मैं, जूनियर फुटबॉल रिप्रेजेंट की मैंने, मगर मैं अकेला ऐसा लड़का था जो जूनियर टीम में होने के साथ साथ सीनियर टीम भी रिप्रेजेंट की, क्योंकि जूनियर को सीनियर रिप्रेजेंट करने में कोई पाबंदी नहीं है, सीनियर जूनियर में नहीं खेल सकता। तो मैं आउटसाइड राइट खेलता था, जरा तेज दौड़ता था और उसे बेहतर खेलता था। मैं सेलेक्ट हुआ तो फिर दिल्ली स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन ने मुझे ऑल इंडिया ट्रायल के लिए बम्बई भेजा। बम्बई गया मैं ट्रायल के लिए, वहां फिर मैं सिलेक्ट हुआ। वो बड़ा एक ड्रामेटिक पॉइंट है। अप्रैल के महीने में कुछ 24 अप्रैल से टोक्यो में वो एशियन गेम शुरू होने थे और कॉलेज में उस जमाने में होम एग्जामिनेशन होते थे। मैं सेकेंड ईयर में था। हमारे स्पोर्ट्स के इंचार्ज होते थे बोस साहब और अमीन साहब। तो और मुझे ये था कि 19 तारीख को मैं दिल्ली आऊंगा और 23 तारीख को मुझे रवाना होना है टोक्यो के लिए। अच्छा, और मुझे सेकेंड ईयर का इंटरनल, उस जमाने में इंटरनल एग्जाम होते थे, बीए का एग्जाम देना था। तो मैंने बोस साहब ने मुझे बम्बई खत लिखा, कम बैक इमीडिएटली, यू हैव टू टेक योर एग्जामिनेशन। मैंने अमीन साहब को किया, अमीन साहब ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? मैंने कहा मैं 19 को आऊंगा, 23 को जाऊंगा। कह लेंगे ठीक है। अच्छा, अमीन साहब एग्जामिनेशन इंचार्ज भी होते थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो कह लेगा अच्छा ये बताओ तुम दिल्ली 2 दिन रुकोगे तो कौन कौन से पेपर्स तुम लेना चाहोगे? मैंने कहा जी एक अंग्रेजी का कर दीजिए, एक फिलोसफी का कर दीजिए, जनरल पेपर है, इसमें ज्यादा पढ़ना वो नहीं है। तो उन्होंने चुनाचे एक 20 तारीख को पेपर रखा, एक 22 को रखा, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज 2 पेपर्स आई वाज प्रमोटेड टू थर्ड ईयर। तो इस तरह से मैं लकी भी रहा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इंडिया खेल भी लिया, मेरे सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में चला भी गया और कोई पढ़ाई में दिक्कत नहीं हुई। क्या बात सर, क्या बात सर। अभी आपने बात की इसकी जो बहुत ही मकबूल सीरियल रहा है हम लोग, जिसमें आपने इंस्पेक्टर खान का रोल किया, तो इस सीरियल से जुड़ी कोई ऐसी सुनहरी याद जो आप हमसे शेयर करना चाहें? इस सीरियल की सारी यादें सुनहरी है। एक तो ये कि जमाने में पहला सीरियल था, लोगों को जिसे कहते हैं ना चस्का लग जाता था, तो जी लोग सर। इसका इंतजार करते थे। हफ्ते में 1 दिन आता था, फिर 2 दिन आना शुरू हुआ, 3 दिन आना शुरू हुआ। अच्छा, कोई भी लंबा आप रोल करें तो फिर आपको ज्यादा रिहर्सल प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, डायलॉग भी जल्दी जल्दी याद हो जाते हैं। शुरू के 2 एपिसोड 3 एपिसोड को याद करने में, कैरेक्टर को समझने में, इमेज बनने में एक वक्त लगा। उसके बाद तो हर चीज नेचुरल सी होती चली जा रही थी, क्योंकि हम उसके आदी हो रहे थे। जितने जितने एपिसोड करते थे उतना तजर्बा बढ़ता था, उतना मैनेजमेंट बढ़ता था, उतनी शोहरत बढ़ती थी। तो एक जमाने में दिल्ली में हमारी हैसियत ये होती थी हम लोग के कलाकारों की कि दिलीप कुमार की तरह, जी ये हम लोग में काम करते हैं, ये हम लोग में काम क्या करते हैं। बात, क्या बात। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी। हरविंदर कौर बबली मस्कट से हमारे साथ जुड़ी हैं। वो लिखती हैं, गुड टू सी कुरैशी सर, नमस्कार सर, हमने और कितने टुकड़े प्ले साथ किया था कीर्ति जैन मैम की डायरेक्शन में। ये बबली जी बोल रही हैं आपके लिए। नहीं, मैं समझा नहीं क्या बोली वो। हरविंदर कौर बबली मस्कट से हमारे से जुड़ी हैं, एनएसटी पास आउट है। वो नमस्ते, लिखती हैं नमस्ते कि जी। हाँ। सर हमने और कितने टुकड़े प्ले एक साथ किया था कीर्ति जैन मैम की डायरेक्शन में। आपके लिए लिख रही हाँ, ये हैं। मुझे याद नहीं। मैं उनके साथ, मैंने कीर्ति जैन के साथ और कोई प्ले नहीं किया, एक ही प्ले किया था, एक और टुकड़े या 2 टुकड़े जो भी उसका नाम जी था, जी, पुरानी उसमें बात वो है। आपके साथ है जी, हाँ, उसमें वो साथ आप थी, वो कीर्ति जैन के साथ थी। कीर्ति जैन उस जी जमाने में एनएसडी में प्रोफेसर होती थी ड्रामा की। जी तो वो जी उन्होंने किया। वैसे हमारी जिसे कहते हैं त्रिवेणी ग्रुप की मेंबर थी। त्रिवेणी में हम लोग लंच पे चाय वाय पीने बैठते थे, जिसमें वो भी आती थी, लक्ष्मणा जी आती थी, रंजना आती थी, सब लोग आते थे, तो गप्पे लड़ाया करते थे। जी। सविता गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं, हैव अरे डन वाह, वंडरफुल वर्क विद यू। अरे सुचित्रा जी को नमस्ते भाई, ये तो बहुत सीनियर एक्ट्रेस है। इनसे अच्छा उच्चारण मैंने किसी का नहीं देखा। सुचित्रा का बिल्कुल सर, जवाब नहीं है। इनका सर बिल्कुल। शीन काफ इतना दुरुस्त है। और मुझे याद है एक प्ले मैंने किया था, अकबर की महबूबा अनारकली, जी जिसमें सलीम और इन्होंने शायद जो दबाई का रोल किया था। जी जी सलीम और इनका एक दोनों का डायलॉग थे कुछ 16 मिनट के, जिसमें सलीम के इतने नहीं थे, इनका भाषण ज्यादा था। वो इतना स्मूथ गुजरा। 16 मिनट के डायलॉग याद करना विद रिएक्शन, विद वेरिएशन ऑफ मूड, वो तो जवाब नहीं सुचित्रा का। सुचित्रा ने बहुत अच्छा रोल किया था। और ये तो महारानी है रेडियो की और स्टेज की।
भाई बिल्कुल ये है सर। कि और पढ़ी लिखी भाई हिस्ट्री की प्रोफेसर रही हैं भाई। ये है कि इनका जब रिटायरमेंट हो गए तो बहुत दूर चली गई, नोएडा में कहीं रहती हैं। अब उनकी हिम्मत इस तरफ आने की कम होती है। नहीं तो ये तो रेडियो के प्लेज में, स्टेज में, शाम को शो देखना, थिएटर में बिल्कुल पूरी तरह जुड़ी हुई थी। बिल्कुल सर। और जो हमारी इप्टा की पार्टीज होती हैं सर आपके घर की छत पे, वो तो कमाल की, जैसे सुचित्रा जी भी जरूर आती है और बहुत हम लोग सब एक साथ मिलते हैं। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर हैं और रंगकर्मी हैं और ब्रॉडकास्टर हैं। ये और डॉक्टर सरस साहब किस भारती। ये डॉक्टर साहब किस चीज की डॉक्टर है, ताकि मैं वही बीमारी बुला लूं। नहीं सर, गायनाकोलॉजिस्ट है वो। अरे तुम्हें और आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं। अच्छा अच्छा। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं। युवराज शर्मा सर एनएसटी से पास आउट हैं, बहुत सीनियर हाँ रंगकर्मी हैं। लिखते हैं अजीज भाई नमस्कार, शायद आप भूल गए हैं मुझे। मुझे नहीं लगता आप भूले होंगे, युवराज सर नहीं तो एक बहुत ही वो कमाल की शख्सियत है। मुलाकातें नहीं होती है ना, नहीं तो एनएसडी में आपको ओपन एयर में और इधर थिएटर बहुत होते थे, एनएसडी में थिएटर नहीं होते तो आप भी देखने आते थे, और कहीं कहीं ज्यादातर तो आप ही रोल करते थे, कहीं कहीं मिलते थे, इसलिए मुलाकात हुई। एनएसडी को दोबारा आबाद कर दीजिए, मुलाकातें शुरू हो जाएगी। क्या बात, क्या बात। सर ये जानना चाहूंगी, आपने फिल्में भी की, खासतौर पर अगर एक रुका हुआ फैसला की अगर हम बात करें तो क्या अनुभव बताएंगे, जो भी नई जनरेशन के लोग हमारे हमसे जुड़ेंगे इस शो के दौरान, क्या कहेंगे आप? एक रुको हुआ फैसला असल में प्ले था। जी तो बासु से उसके शो दिल्ली में और दूसरे शहरों में रंजीत कपूर का बड़ा यूनिक प्ले सेलेक्ट किया था उन्होंने, जिसमें 5 7 या 10 11 वो जूरिस्ट थे। उनके उनमें आपस में इतना इख्तलाफ होता था कि वो फैसला क्या करेंगे। एक ही जी कमरे में बंद 1.5 घंटे का प्ले, बहुत अच्छा खूबी थी उसमें। और उसमें पंकज कपूर और के रैना ने बहुत अच्छा रोल किया था। तो उसमें 11 जूरी मेंबर में हर तरह का कैरेक्टर दिखाया था। कोई सीरियस जी है, कोई लिटरेचर वाला आदमी है, कोई है। तो मेरा रोल था बड़ा कैजुअल सा, हर चीज को आधी बात सुनता था, आधी नहीं सुनता था, और अपनी राय दे देता था। तो वो प्ले जी अपने आप में बहुत खूबसूरत था, एक रुआ फैसला, जो बाद में फिल्म भी बनी। जी जी सर, आपने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, डायरेक्ट भी किए हैं। कोई ऐसा नाटक जो आपके दिल के बहुत करीब हो और जिससे आपकी बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी? तुमने तकरीबन जितने इब्टन नाटक किए उसमें तुमने तो जरूर रोल किया है, तो या सर मैं किसी ना बोले कि किसी हमारे दर्शकों के लिए, उसमें इब्टा तो मुझे मेरी फैमिली है सर। हाँ, उसमें मुझे बेलिबास जरा ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें जमाने को मैंने एक्सपोज किया है कि घरों में और रिश्तेदारों में पर्दों के साथ औरतों के साथ क्या एक्सप्लॉयटेशन होती है। अब तो अगर बेलिबास याद हो तो उसमें जी 4-5 बिल्कुल, छोटी 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 बिल्कुल। छोटी कहानियां थी, छोटे छोटे जी मैसेज थे, जो समाज को आईना दिखाते हैं और जो हकीकत में हर घर में हो रहे हैं और जी होते रहे हैं। तो इसलिए जी उसका नाम बेलिबास रखा था। वो प्ले जरा मुझे ज्यादा पसंद है। जी सर, एक बहुत ही खूबसूरत प्ले और है इप्टा का और एक सच, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बेहतरीन प्ले है वो। और एक सच असल में इसमें चुगताई की कहानी थी, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, उसका टाइटल, उसको मैंने दोजख एडेप्ट शायद। है। दोजख। दोजख 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 हाँ। दोजख। इसमें चुगताई की एक कहानी थी, दोजख। वो मैंने पढ़ा, मगर वो कहानी बहुत छोटी थी, कोई 15 मिनट की, 20 मिनट की। तो वो कहानी पढ़ के मुझे आइडिया आया, तो उस प्ले को फिर मैंने घंटा 1.5 घंटे का और एक सच बनाया, कि इसमें 2 औरतें हैं, दो बुढ़िया हैं, दोस्त भी हैं, लड़ती भी हैं, मगर एक दूसरे को मिस भी करती हैं, और एक साथ रहती रहती भी है। तो वो एक ह्यूमन नेचर थी, बुढ़ापे में अकेलेपन में जो आदमी पे गुजरती है, तो वो कैफियत दिखाई गई थी, जो अच्छा खासा कामयाब हुआ और लोगों को पसंद आया था। जी सर, मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी और एक सच के बदले के अच्छा, लिए। सॉरी सॉरी, और उसमें तुमने बड़ा अच्छा रोल किया था, और तुम्हारे साथ शोभना भारद्वाज है, उन्होंने जी बड़ा अच्छा रोल बिल्कुल। किया था। जी दोनों ने बहुत अच्छा रोल किया था, रोल को बहुत अच्छा जस्टिफाइड किया था। आई एम सेटिस्फाइड कि दोनों ने बड़ा प्रॉपरली उसको रिप्रेजेंट किया, प्रेजेंट किया।
सर आपकी डायरेक्शन थी। यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि और एक सच, हमारा जब एएमयू में हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जब जश्न सर सैयद जो फेस्टिवल होता है कैनेडी ऑडिटोरियम में हुआ था, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी सर की डायरेक्शन में था और सर ने इसको ड्रामेटाइज किया था। और एक दिन पहले नसीब साहब का शो हुआ था हमारे पास, एक दिन पहले, और हम लोग बहुत डरे हुए थे कि कैसे होगा। सर ने हमें इतना उस टाइम हौसला दिया कि नहीं आप लोग कर लोगे। और जब हमने वो शो किया, 2000 की कैपेसिटी वाला वो ऑडिटोरियम है, कैनेडी ऑडिटोरियम, और जब शो खत्म हुआ तो सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स से हमें डर लग रहा था कि कहीं हुटिंग ना करें, वो सभी स्टूडेंट्स चुपचाप बैठे रहे, और जब वो खड़े हुए, जब हमारा शो खत्म हुआ तो वो खड़े होकर उन्होंने जो क्लैपिंग की है, मैंने और शोभना ने एक दूसरे को हक करके हम रोना शुरू हो गए। सर ये आपकी डायरेक्शन का कमाल है, ये आपकी डायरेक्शन का कमाल है सर। हम आपको ऐसा रोने का मौका दोबारा देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे साथ जितने व्यूअर्स जुड़े, मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी इन सभी को कि मेरे लिए आज बहुत ही इमोशनल मोमेंट है कि मैं सर के साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं दिल्ली में आई थी तो बिल्कुल नई थी दिल्ली में, और इप्टा मेरे लिए एक सेकंड फैमिली की तरह बन गया। इप्टा इज माय फैमिली, और सर का तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। काजल तुम बड़ी मॉडेस्ट लड़की हो, तुम्हारे तो खून में थिएटर है, तुम्हारे वालिद साहब थिएटर करते रहे, तुम्हारे घर में थिएटर है, तुम्हारे तो खून रगों में थिएटर दौड़ रहा है। और ये है कि और रेडियो आकाशवाणी में हो, आप चाहे आकाशवाणी का प्ले करो या स्टेज का प्ले करो, तो वो तुम्हारा खून बोलता है। थैंक यू सर। श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिखते हैं अजीज भाई गुड टू सी यू। तो ये तो हमारे एक्टर अच्छे बड़े हैं, बहुत बढ़िया, हमें छोड़ के मुंबई चले गए। हम तो आज तक हमने भी प्रोटेस्ट में प्ले करने बंद कर दिए कि शाम चले गए तो थिएटर बंद करो। ये तो बड़े रेगुलर थिएटर थे, ये थोरो जेंटलमैन। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, खुद एक बेहतरीन कलाकार हैं, लिखते हैं नमस्ते अजीज सर, एक रुका हुआ फैसला मिसाल, और अजीज सर के साथ मैंने एक विज्ञापन किया है और एक पूरा दिन सर के साथ बीता, बहुत अच्छा लगा। हरमीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं अरे वाह, अरे वाह, ये हैदराबाद से जी, लिखते हैं यू हैव गॉट आउट मेनी मेमोरीज ऑफ यस्टरडे इयर्स वर्किंग टुगेदर एंड स्पेंडिंग मेनी इवनिंग्स इन इप्टा। सच में इप्टा में जो हमारी इवनिंग स्पेंड होती है ना, कमाल की, और हम लोग उसको मिस कर रहे हैं लॉकडाउन में। सुभाष ने और हमने तो बहुत प्ले साथ किए, बहुत अच्छे प्ले किए सुभाष। हम तो दिल्ली में सुभाष को मिस करते हैं, दिल्ली में एक बड़ा अच्छा एक्टर मिस हो गया। सर श्याम सुंदर जी लिखते हैं सर अब मैं दिल्ली में आ गया हूँ। वेरी गुड, वेलकम वेलकम वेलकम। तो बाल काले मत कराना, सफेद बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। जी सर। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने फिल्में भी किया, आपने थिएटर भी किया, तो कौन सा ऐसा, आप आकाशवाणी से भी जुड़े हैं, तो कौन सा ऐसा मीडियम जो आपको लगता है कि बहुत क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन देता है और आपके दिल के बहुत करीब है, कौन सा ऐसा मीडियम है? आकाशवाणी रेडियो प्ले ने तो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट किया नहीं, ना मैं उसका ज्यादा अच्छा एक्टर था जी। वो, और फिल्में भी ज्यादा नहीं की, एक फिल्म की है और संजय खान के साथ 2 फिल्में की थी, काला बदनाम लोग या कुछ ऐसा, और तो फिल्मों से भी ज्यादा एसोसिएशन नहीं है। तो थिएटर ही हमारी फील्ड है, तो थिएटर ही हमारे दिलो जान के करीब है। क्या बात, क्या बात। सर जितने भी यंग परफॉर्मर्स की अगर मैं बात करूं, जो हमें बाद में शो के बाद में देखेंगे या देख रहे हैं, तो क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि एक अच्छे कलाकार के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वालिटीज होती हैं आपकी नजर में क्या है, आप क्या कहेंगे, क्या गाइड करेंगे? अच्छे एक्टर के लिए तो सिंसियरिटी है कि आदमी थिएटर करे। तो लोग थिएटर को नुमाई समझने लगते हैं कि रोल मिल गया चलो ठीक है, लिबर्टी लेने रखते हैं रोल से, रोल को समझते नहीं, लाइनें याद कर ली, कपड़े और कॉस्ट्यूम वगैरह अपनी मर्जी के पहन लिए। तो थिएटर का जो कैरेक्टर होता है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, एक मैनरिज्म होता है, एक चाल होती है, एक चलना फिरना उठना, बातचीत में एक लहजा बदलना। अगर आप कोई बूढ़े का रोल कर रहे हैं तो तकड़ी आवाज में थोड़ी बोल सकते हैं, तो आप उसको करना है, आहिस्ता करना है, पॉजेज करना है, बीच में सांस लेनी है ताकि वो बूढ़ा लगे। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए, और ये सब चीजें थिएटर देखने से ज्यादा आती है। डायरेक्टर आपको कितना समझाएगा, देखेंगे तो आपको दिल पे जाके लग जाती है, और जब उस तरह का आप कोई रोल करते हैं तो वो चीज अमल में आ जाती है। बिल्कुल सर, पेशेंस और डेडिकेशन बहुत जरूरी है, जो आजकल जिसकी कमी दिख रही है, क्या कहेंगे आप? सॉरी मैं समझा नहीं आपको। पेशेंस और डेडिकेशन की बहुत जरूरत होती है और उसकी आजकल कुछ कमी सी दिख रही है। इसका आजकल और कल उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये आदमी का अपना टेम्परामेंट है, मिजाज है।
कुछ लोग हर चीज जल्दी चाहते हैं, तो वो पेशेंस कम है। तो आजकल इसमें इसमें जुमले में इस्तेमाल मत कीजिए आप। ये नहीं है कि आजकल सर्दी ज्यादा है, आजकल गर्मी ज्यादा है, तो इसका आजकल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आदमी के जातियात में शामिल है कि वो जल्दबाज है या आराम आराम से सोच समझ के काम करने का आदी है। श्याम सुंदर जी लिखते हैं, अजीज भाई ने जो मोहम्मद शाह रंगीले का रोल नादिर शाह में किया था वो लाजवाब और बेजोड़ था। पूरा इंडस्ट्री इनको देखने भागता था और मैं तभी से इनका मुरीद हूँ। सर क्या बात, क्या बात सर, क्या बात। सर आपने जितने रोल किए हैं, एक्टर जिन्हें एज डायरेक्टर नहीं, मैं एज एन एक्टर बात कर रही हूँ, जितना भी आपने रोल किया, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है? जिस तरह से इन्होंने लिखा कि नादिर शाह कमाल था, हमने नहीं देखा लेकिन वो मेरे ख्याल से नादिर शाह में वो मोहम्मद शाह रंगीले का रोल किया था मैंने, वही ज्यादा करीब था मुझे। और एक गालिब कौन है में कल्लू का रोल। यस सर, एक गालिब में आपने जो गालिब का कैरेक्टर भी किया था, कमाल था सर, जो हमने देखा। एतराफ गालिब, वो तो प्ले था, वो तो मैं एतराफ गालिब मैंने लिखा था, बूढ़े गालिब का बिल्कुल टूटा हुआ गालिब, वो भी किया था, कमाल, वो भी अच्छा रोल था। अच्छा, आई एंजॉयड। और मोहम्मद शाह रंगीले का रोल मैंने एंजॉय किया था। क्या बात, क्या बात सर। सर खासकर छोटे शहरों की अगर मैं बात करूं, जहाँ पे इतने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते, जिस तरह दिल्ली में हर जगह ट्रेनिंग हो रही है, तो वो वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े या थिएटर से जुड़े हुए, तो वो उनके लिए वहाँ कोई लर्निंग सेंटर नहीं है। तो आप क्या एडवाइस देंगे, किस तरह से वो अपनी ट्रेनिंग को करें? क्या ये जरूरी है कि ट्रेनिंग होना जरूरी है? क्या ट्रेनिंग के बगैर कोई आर्टिस्ट नहीं बन सकता? चीजें देखकर आप क्या कहेंगे? आप तुमने कहा ना छोटे शहरों में, अगर छोटे शहर में थिएटर या थिएटर की एक्टिविटी हो रही है तो ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत नहीं होती जी। तो आप थिएटर में जाते रहे, देखते रहे, ज्वाइन करें, उनमें एक्टिंग कर रहे हैं, तो वही ट्रेनिंग हो रही है। अगर कई लोगों को ये होता है कि एनएसडी से कोर्स करके हम चले जाएंगे बम्बई, हालांकि एनएसडी थिएटर की ट्रेनिंग देता है। फिल्म इंस्टीट्यूट जाते हैं लोग, वहां जरा सा फिल्मों का एंगल, कैमरा एंगल, लाइट फेस करना, वॉल्यूम ऊपर नीचे करना, आवाज को कैसे कंट्रोल करना, वहां दोनों इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। मगर इन सब चीजों का ताल्लुक है प्रैक्टिकल करने से आता है। कहने को आपके पास डिग्री है, जब तक आप डिग्री आपकी एक्टिंग नहीं कर सकती, वो आपका मिजाज है। मगर आप क्योंकि उसमें जाना चाहते हैं, अब कई लोग एनएसडी से, हम भी एनएसडी से कोर्स कर लेते तो क्या कर लेते, मगर हमने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाया, स्पोर्ट्स का इंचार्ज हुआ, तो वो दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। मगर अपने शौक को प्रोफेशन आप बना लेते हैं तो प्लेजर तो खत्म हो गया। आप तो रोटी के चक्कर में कंप्रोमाइज करेंगे, अच्छा रोल या बुरा रोल के, आपको फिर तमीज नहीं रहेगी, आपको तो काम चाहिए, खाली बैठ नहीं सकते। तो शौक जो है वो शौक रहना चाहिए। सर थिएटर में पैसा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं कि हम 12th के बाद हम लोग बिल्कुल, हमने हर काम से थिएटर करना, हमने पढ़ाई छोड़ दी, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ थिएटर करेंगे? आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई गलत कितनी सोचते जरूरी हैं। है? जी। पहले अपना कैरियर बनाएं और उसके साथ साथ थिएटर को एक्टिविटी रखें। वैसे तो स्पोर्ट्समैन भी प्रोफेशनल होता है, आप फिटनेस के लिए शाम को वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, तो आप अपना जॉब कीजिए, अपना कैरियर बनाइए और थिएटर को एक्टिविटी बनाइए कि कॉफी हाउस में जाके आपने कॉफी पी ली या प्रेस क्लब चले गए, इधर चले गए। वो टाइम पास आपका होना चाहिए, ना कि आपकी रोटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, और जब तक आपके पास कोई पढ़ने ऑल्टरनेट से जॉब। ज्यादा, हाँ, और आजकल तो पढ़ाई भी जरा सा टेक्निकल हो गई है कि जिस फील्ड में आपको जाना है, बीए के बाद या मैट्रिक के बाद आपको उसी फील्ड की चॉइस करनी है कि जाके आपको इंजीनियर बनना है कि मेडिकल डॉक्टर बनना है, तो स्पेशलाइजेशन तो आपका मैट्रिक से या हायर सेकेंडरी से शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर निरुपमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत निरुपमा वर्मा जी हमारे साथ अभी भी जुड़ी हैं। ये तो हमारी बहुत, अरे नमस्ते निरुपमा जी, तो बहुत सीनियर एक्ट्रेस हमारी, मियां बीवी दोनों बड़े गजब के एक्टर है, गजब के एक्टर है नीरू और ये विनोद वर्मा दोनों। विनोद वर्मा तो बहुत अच्छा कॉमेडियन है, वाह 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 वाह, और सीरियल रोल भी बहुत अच्छा करते हैं विनोद। तो विनोद और निरुपमा तो हमारे फैमिली की तरह है, जैसे तुम हो। सर सर आज जो कोविड का वक्त चल रहा है, जो जो ये जो जब कोरोना का टाइम चल रहा है, तो पोस्ट कोरोना, पोस्ट कोविड, आप क्या कहते हैं थिएटर का क्या मकाम रहेगा? जिस तरह से आजकल सब ऑनलाइन चल रहा है, तो आपको कहाँ लगता है थिएटर कहाँ स्टैंड करेगा, किस तरह से होगा?
थिएटर का इस बीमारी से क्या ताल्लुक है? बीमारी चैलेंजेस की अगर हम बात करें, काहे की चैलेंजेस किस तरह के चैलेंजेस नेक्स्ट जनरेशन को, न्यू जनरेशन को, थिएटर्स को फेस करने पड़ेंगे? नहीं, आमतौर से ये होता है थिएटर में भी, जो करंट सब्जेक्ट होते हैं, जो करंट प्रॉब्लम्स होती हैं, वो लोग अपने अपने प्लेज में शामिल करते हैं। जी। मगर जब आप थिएटर ही बंद है, आप दिखाएंगे कहाँ? अपना अगर किसी ने अपने इस बीमारी को अपने प्ले में टच भी किया, कुछ उसको बताया भी, प्रिकॉशन भी बताया कि क्यों होता है, कैसे बचो, ये क्या चीज है, तो वो आप प्ले में लिख तो लेंगे, आप उसे परफॉर्म कहाँ करोगे? दैट इज द प्रॉब्लम। और ये सब्जेक्ट जो है, ये थिएटर का नहीं है। हाँ, आमतौर से थिएटर में सोशल चीजें ली जाती हैं। ये जो बीमारी है, नेशनल लेवल की बीमारी, मेडिकल, ये थिएटर का सब्जेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं आप टच कर सकते हैं, मगर इस पे प्ले करना मेरे ख्याल से मुश्किल काम है। सर ये जानना चाहूंगी, निरुपमा वर्मा जी आपके लिए लिखती हैं कि अजीज जी आपके साथ कितना काम किया है, भरपूर यादें हैं मेरे पास। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी और दोबारा काम करेंगे, थकना मत। सुभाष गुप्ता जी लिखते हैं, बड़ा अफसर वाज द फर्स्ट कलर टीवी प्ले रिकॉर्डेड व्हिच वाज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय यू। आपने लिखा था बड़ा अफसर, and you were me and SM Zahir acted in that play. Later Zahir bhai was replaced by Raj Babbar for stage show. क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बड़ा अफसर जो था, वो तीन तीन ही एक्टर थे उसमें। जहीर, सुभाष, मैं और एक लड़की थी, और 1.5 घंटे का प्ले था। अपने आप में जरा मुख्तलिफ था। और वो प्ले मुझे भी याद है, सुभाष को भी याद है। सुभाष ने, मैं एक बीमार पैरालिटिक फौजी ऑफिसर होता हूँ। सुभाष मेरे, जिसे कहते हैं, अटेंडेंट होते हैं, नाइब होते हैं। तो सुभाष ने बड़ा अच्छा रोल किया था। वही डॉक्टर होते हैं। वो प्ले टीवी पे भी हुआ, फर्स्ट टेलीविजन प्ले, जैसे इन्होंने याद दिलाया। मुझे तो याद नहीं था कि कलर्ड प्ले हुआ था वो, मगर वो काफी पॉपुलर हुआ था। जी, लिखते हैं फर्स्ट कलर टीवी प्ले था वो। सर एक बहुत ही खूबसूरत प्ले मैंने आपका देखा है टीवी पे, जो आपने डायरेक्ट किया है, मेरे ख्याल से लिखा भी आपने ही है, फूल का दर्द। क्या कहेंगे इस हाँ, बारे में? जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं चाहूंगी इससे जुड़ी कुछ यादें आप हमसे जरूर शेयर करें। फूल कर दर्द असल में लक्ष्मण जी की मदर जो है, दिनेश नंदी डालमिया, वो, उनकी एक किताब थी फूल का दर्द। तो लक्ष्मण जी से हमारी उस जमाने में कोर्टशिप चल रही थी, अभी भी चल रही है, अभी भी लाइफ पार्टनर है वो। तो वो, उनको इम्प्रेस करने के लिए मैंने वो प्ले किया था, और उसको प्ले की शक्ल दी थी। और वो प्ले बहुत कामयाब हुआ था, फूल का दर्द बहुत कामयाब हुआ था। और ज़रा डिफरेंट किस्म का प्ले था वो, के नाजुक लोगों को, जो समाज में दबे हुए हैं, और या उन पे इतना दबाव है कि अपनी परेशानी बयान नहीं कर सकते। जैसे बहू कोई परेशान है घर में, वो सास उसकी तकड़ी है, उसका हस्बैंड डोमिनेंट है, तो वो कुछ अपनी परेशानी बता नहीं सकती। इस तरह के मसाइल थे। इसीलिए उसका नाम रखा था फूल का दर्द, के फूल देखने में जो अच्छा लग रहा है, खुश लग रहा है, बज़ाहिर प्लेजेंट लग रहा है, उसके दिल में भी दर्द हो सकता है, उसको भी परेशानियां हो सकती हैं। तो वो दिनेश नंदी डालमिया जी ने बहुत अच्छा प्ले लिखा था। और सर में सुचित्रा जी का बहुत ही खूबसूरत रोल था उसमें, जो आपने अरे डायरेक्ट क्या, किया। ये तो सुचित्रा ने जो रोल हमारे किया, लाजवाब किया, लाजवाब किया। और खास तौर पे और एक सच में जो उनका करेक्टर था, जो बुढ़िया का वक्त, आपका वक्त का और उनका बुढ़िया का करेक्टर कमाल का था हाँ, सर। आप सुचित्रा वक्त तो बने थे उसमें। लाजवाब एक्ट्रेस है सुचित्रा, इसमें कोई शक थोड़ी है। कई सर चीजों में तो आपका मैं, भी कई चीजों में तो अपना उनको गुरु मानता हूँ। मुझसे सीनियर क्या एक्ट्रेस है वो। रेडियो में तो बहुत पुरानी है वो, बहुत कमाल की है यूनिवर्सिटी। सर, कमाल। हाँ, सीनियर है, बहुत बढ़िया है। जी। सर जो लोग जो नए लोगों की मैं बात करूं, नए परफॉर्मर्स की बात करूं, जो आंखों में सपने लिए मुंबई जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए? क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उनको थोड़े टिप्स दें कि किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए अगर आप वहां जाके अपना कुछ करियर बनाना चाहते हैं। एक तो खाली फिल्म का शौकीन बम्बई जाके, वो कई लोगों को खुशफहमी होती है, हम आज 6 फुट के हैं, गोरे चिट्टे हैं, बाल हमारे दिलीप कुमार जैसे हैं, बम्बई जाके फिट हो जाएंगे ना। थिएटर करना जरूरी है, उसके लिए एक्टिंग आपको जरूर करनी चाहिए। 2-4 साल आप अपने शहर में अगर थिएटर करते रहे हैं, और लोगों को उन्हें पसंद किया है, और आप भी अपने काम से मुतमईन है, तो आप बम्बई जाके ट्राई कर सकते हैं।
अदरवाइज तो खाली 6 फुट का होना, गोरा चिट्टा होना, दिलीप कट बालों ने अपने आप में कोई क्राइटेरिया नहीं है जी। सर मैं यहाँ एक आपसे, क्योंकि मैंने तो सबसे ज्यादा काम आपके साथ ही किया दिल्ली में, और ये मेरा खुश नसीबी है। तो मैं ये जरूर देखूंगी, क्योंकि जितना मैंने आपको देखा है कि जब शो शुरू होता है तो उससे पहले कुछ लोग, अपनी बात नहीं करी, इप्टा की बात नहीं करी, मैंने जनरल देखा कि हल्ला गुल्ला हो रहा है, बातें हो रही है, तो मुझे, और जब मैंने इप्टा में जब हम लोग काम करते हैं एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, आपको मैंने देखा आप शो से पहले आधा घंटा 45 मिनट से एकदम चुप हो जाते, किसी से बात नहीं करते। तो आप क्या कहेंगे, जो यंग लोग हमें देखेंगे या यंग परफॉर्मर्स हमें देखेंगे, तो ये चीज कितनी जरूरी है, आप इसके बारे में कुछ हमें कहना चाहेंगे? तो मैं चाहूंगी आप जरूर इस बारे में कुछ कहें। ये सारी बातें इनफरादी तौर पे आप सही कह रही हैं, आदमी को अपने रोल के बारे में सोचना चाहिए। अब जब शो से पहले आपको ये सोचना है कि उस एंट्री, एक तो सारी एंट्री एग्जिट याद रखने चाहिए, डायलॉग याद रखने चाहिए, और इससे पहले जो आपने शो किया है, जो उसमें गलतियां की हैं, उनको याद रखिए कि इस शो में मुझे ये गलती नहीं करनी है। तो वो शो से पहले 10-15 मिनट की खामोशी जो है वो इसलिए होती है कि आपको आगे जाके कैसा परफॉर्म करना है। जो गलतियां पहले हुई हैं या कोई नई चीज आपके ध्यान में आई हो, क्योंकि हर शो में आप कोई ना कोई एक चीज नई जरूर कर देते हैं, जो आपको रोल के साथ साथ तजर्बा हो जाता है कि इस रोल की ये रिक्वायरमेंट है, अरे ये कर सकते हैं, वेरी गुड। तो वो आपका एक्शन या डायलॉग या वो पॉज उस सिचुएशन को 4 चांद लगा देता है। जी बिल्कुल। जस किरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत ही कमाल की रंगकर्मी है, वरिष्ठ रंगकर्मी इनको कह सकते हैं, और मल्टी टैलेंटेड हैं। लिखती हैं, थिएटर बहुत कुछ सिखा देता है, पेशेंस, हार्डवर्क, मिट्टी से जुड़े रहना। तो सर मैं ये चाहूंगी कि अगर आपकी कोई ऐसी याद, चलते चलते कोई ऐसी याद जो आप हमसे, इंटरेस्टिंग याद जो आपकी कला की जर्नी से जुड़ी हुई, तो आप अगर हमसे शेयर करना चाहें कुछ ऐसा जो बहुत इंटरेस्टिंग और आप हमसे शेयर करना चाहें, चाहे आपके नाटक हो, चाहे फिल्म हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, कुछ ऐसा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। ऐसी बजाय तो कुछ याद आ नहीं रही, सारा जिंदगी थिएटर की अपनी इंटरेस्टिंग है, एक एक चीज याद आती है। अब थिएटर की कोई ब्लंडर, गलतियां ऐसी हुई जो हमने गलती की और ऑन द स्पॉट संभाल लिया, ऐसे इस वक्त कुछ याद आ नहीं रहा, मगर हुआ जरूर है कि ऑन द स्टेज हमने कोई गलती की और उसको कैसे संभाला, बाद में जी अपनी कमर खुद ही थपथपाए कि भाई वेल डन। इस वक्त याद जी नहीं आ रहा, मगर हुआ बहुत है ऐसा। सर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जब हम मैं जब इप्टा के साथ, मैं तो खैर हुई, जब हमने, मैं ये, क्योंकि मैं इप्टा से जुड़ी हुई हूँ, सर के साथ थिएटर करती हूँ, इसलिए सर की तरफ से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, सर हमने जब पटियाला में शो किया था, हमने पंजाब नाट्यशाला में शो किए इप्टा की तरफ से, हमने गेटी में जब शो किए, कॉन्टिन्यूस हम लोग पूरा दिन ट्रेवल करते थे, रात को हमने जलंधर में शो किया, हमने लवली यूनिवर्सिटी में शो किया, हम सुबह पूरा दिन ट्रेवल करते थे, शाम को शो करते थे कुरुक्षेत्र में। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, जो जुनून होता है ना, वो सर बहुत बड़ी बात थी, और हमने बहुत सीखा है आपसे। सर बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी आपको, बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप इस मंच पर आए और आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें हमसे शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। शुक्रिया तो मैं करूं कि आपने शख्स से शख्सियत बना दिया मुझे। सर थैंक आप हैं यू। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरी बहुत इमोशनल मोमेंट है कि सर के साथ मैं यहाँ बात कर रही हूँ। थैंक यू माय सर, प्लेजर, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, बहुत थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी, और ये कहना चाहूंगी कि कुरैशी जी के साथ कि मेरे साथ तो, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट रहा है कि सर के साथ मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूँ, क्योंकि इप्टा इज लाइक माय फैमिली, और मैंने जो दिल्ली में शुरुआत की अपने थिएटर की, मैंने सर के साथ ही की। तो बहुत ही सर की इंटरेस्टिंग, जो सर ने अपनी बातें शेयर की, ही इज अ स्पोर्ट्समैन भी वो रहे हैं। तो आज जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, फिर से शुक्रिया कहना चाहूंगी। एंड हमारा अभी आज का जो अगला शो होगा शख्सियत का, 4 बजे होगा, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे जम्मू कश्मीर से बलजीत सिंह रैना जी, जो एक फिल्म मेकर हैं, फीचर फिल्म्स बना चुके हैं, राइटर हैं, बहुत अच्छे, बहुत बड़े राइटर हैं, नाटककार हैं और कवि हैं। तो रहिएगा हमारे साथ शाम को 4 बजे, और हमारे साथ रहेंगे बलजीत सिंह रैना जी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया। और प्रतिभा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। निरुपमा जी थैंक यू, मैं आपको बोल चुकी हूँ। विराट सोनी थैंक यू, श्याम सुंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।